So let's start the new beginning, the fresh journey of our chapter macroeconomics, chapter number 3. This is the chapter which is very important from for your board point of view. In your board examination, many questions occurs from this chapter, and there is a surety of occurring the marks minimum 10 to 12, or I can say that 10 to 20 marks are there of this chapter, that is national income. अधिकतर कोचिंग में नेक्स्ट नेशनल इनकम पहला चैप्टर करवाया जाता है, फर्स्ट चैप्टर। बट मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि मैं पहले कोई चैप्टर करवा लूं फिर कोई चैप्टर करवा लूं, मैं हमेशा सीरीज वाइज ही चलती हूँ। तो लेकिन आप इसे ध्यान से समझना, आप ये मानो पूरी इकोनॉमिक्स का बेस ही नेशनल इनकम पे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैं आपको अपने ट्रिक्स दूंगी इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यूज होते हैं बहुत तरीके की, एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन ना मैं आपको अपने सेल्फ ट्रिक्स दूंगी जो आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प आउट करेंगी। और ये ट्रिक्स ना आपने कभी और कहीं और देखी भी नहीं होगी, तो मैं आपको वो दूंगी। इसलिए ना बच्चा मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके चलना, और इस चैप्टर में एटलीस्ट, वैसे तो किसी में भी नहीं, एटलीस्ट इस चैप्टर में कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखना, बिकॉज अगर फाउंडेशन अच्छी होती है तभी मकान अच्छा बनता है। अगर बेस अच्छे से क्लियर होगा देन ओनली यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द न्यूमेरिकल्स व्हिच इज देयर, हायर लेवल न्यूमेरिकल, लेंथियर न्यूमेरिकल। और इसका कोई तरीका नहीं होता एग्जाम में ये पता होने का कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना, गौर करना, और जितना मैं लेक्चर्स करवाऊंगी वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम आखिर होता क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम? आपको कुछ पता है इसके बारे में? पहले बताओ, ये चैप्टर पहले कहीं पढ़ रखा है, स्कूल वगैरह में कहीं हुआ है? नहीं हुआ ना, मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझना। बताओ नेशनल इनकम क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? इनकम ऑफ ऑल कंट्री, बस ये तो बड़ा छोटू सा है, थोड़ा बड़ा करो इसे। अच्छा ये बताओ, होल कंट्री में कौन कौन लोग आते हैं? बताओ। मैंने कहा, आपने कहा कि नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द होल कंट्री। हु आर इंक्लूडेड इन होल कंट्री? कौन इंक्लूड होता है होल कंट्री में? पार्डन प्लीज। प्रोड्यूसर्स। अच्छा, चलो मैं बताती हूँ। नेशनल इनकम एक हमारी ऐसी टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है हमारी इनकम हर उस पर्सन की जो हमारे इंडिया की रेसिस्टेंस से रिलेटेड होता है, और वो एक सही एज ग्रुप का होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सही एज ग्रुप बोले तो 18 साल प्लस अबव, 18 बिलो माइनर कहलाता है। माइनर की इनकम हमारी इंक्लूड नहीं होती। कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेसिस्टेंट है और 18 साल से ऊपर है और सही सोर्स से कुछ अर्न कर रहा है, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब इसमें मैंने एक वर्ड पे गौर किया, रेसिस्टेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंट? बताओ। रेसिस्टेंट मतलब होता है जो हमारी इंडिया की, जिसकी नेशनैलिटी हमारी इंडियन हो। आपकी नेशनैलिटी क्या है? आपकी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन। मेरी नेशनैलिटी नेशनैलिटी इंडियन है। रेजिस्टेंस में ये नहीं आता कि जो आपका रेजिस्टेंट होते हैं वो सिर्फ जो आपकी नेशनैलिटी होती है, अगर वो उस कंट्री में रह रहे हो तो ही इंडियन कहलाएंगे, तो ही उनकी नेशनैलिटी कहलाएगी। नेशनैलिटी में बहुत चीजें आ जाती है। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है, जैसे जो लोगों की, सपोज करो मेरी, हाँ मेरी नेशनैलिटी इंडियन है
और मैं बाहर की कंट्रीज में जाके वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, कुछ भी वर्क कर रही हूँ मैं। जैसे कि आप मान लो कि कोई पर्सन इंडिया का है, बीटेक वाला पर्सन है, वो जाके यूएसए में सेटल होके काम कर रहा है, वो हमारे इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? टेल मी। वेरी गुड। तो जितना भी मनी अर्न किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, लेकिन अगर उसकी नेशनैलिटी इंडियन है, देन दैट इज इंक्लूडेड इन द रेजिस्टेंट एंड द इनकम अर्न बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन will be included in computing your national income। और वो किस हेड में आ जाएगी? वो आ जाएगी इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम निफ्या भी कहते हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। और हाँ, तो मैं कही थी, तो रेजिस्टेंस इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, नेशनल इनकम के बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, बट अभी हम स्टार्टिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेंगे। तो नेशनल इनकम में हमारी वही सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है कि जो इनकम हमारी कह सकते हैं, नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम, और नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ द ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये एक तो हमारी फैक्टर इनकम इंक्लूड होते हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है मैं आपको अभी बताती हूँ। और इसमें आप अभी याद रखो, नेशनल इनकम में दो ही चीजें आ जाती है। पहली, एक अगर बच्चों वाली डेफिनेशन करनी है वो तो कर लो, नेशनल इनकम इज द मनी अर्न्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल चिल्ड्रंस डेफिनेशन। स्मॉल चिल्ड्रन बोले तो 9th 10th के बच्चे, जो 9th 10th में इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस ही होती है, जब 4 चैप्टर में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, वो तब आता है। लेकिन जब आप 11th 12th एज अ कॉमर्शियंस, यू आर अ कॉमर्शियंस, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो नेशनल इनकम का बड़े डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। National income, according to the lengthier way, means that any income which is earned by the resident of the country, whether he is living in the country or he is not living in the country. There are two important points which is included in national income are as follows. That is, national income must include the factor income. Factor income क्या होती है अभी आपको पता चल जाएगा। And national income must include the income of the normal resident of the country। इतनी बात समझ आए? लिखो इंट्रोडक्शन। मैं नोट्स साथ के साथ बोल रही हूँ, लिख लो अपने कॉपी में, पहले लिखो इंट्रोडक्शन। लिख लिया? लिखो, chapter this chapter deals with the, पैरा में लिख लो, this chapter deals with the national income, comma, its related terminologies, and and what are gross and net domestic product, gross and net domestic product, gross and net domestic product, GDP, gross and net domestic product, as well as other related aggregates of national income, full stop। let us see the measure, meaning and importance of national income in detail, then national income in detail। आप हेडिंग डालो नेशनल इनकम, ये पॉइंट में लिखना। वो तो इंट्रोडक्शन था, वो तो आपने पैरा में लिख लिया, इसे पॉइंट में लिखना।
फर्स्ट पॉइंट लिखो नेशनल इनकम का। फर्स्ट पॉइंट नेशनल इनकम, कॉमा, नेशनल इनकम लिखने के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा, as its name suggests, as its name suggests, is the income, is the income earned by, earned by all the resident, all the resident of the country, of the country during a particular, during a particular accounting year, accounting year। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, नेशनल इनकम जो हमारी मेजर होती है वो ही हमारे जैसे कॉमर्स की इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो हमारी मेजर एक साल के बेसिस पे ही होती है। और एक साल के बेसिस पे क्यों होती है? क्योंकि हमारे कॉमर्स में एक साल का हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। तो सारी जो हमारी नेशनल इनकम या कोई भी हमारी कॉमर्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से हमारे प्रोसेस होता है, वो सब हमारा एक साल के पे कंसिडर होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज नेसेसरी, it is necessary for finding out national income, for finding out national income that that it is earned by the person, it is earned by the person who is more than the age of, who is more than the age of 18 years, 18 years, comma, the income, the income is earned by, is earned by the normal resident of the country, the normal resident of the country, and and it includes only the factor income. It includes only the factor income. लिख लिया? अब इसकी लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडवांटेज नहीं, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटिंग या बेनिफिट्स ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम, बेनिफिट्स ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम। क्या फायदे हो सकते हैं नेशनल इनकम को बनाने के या नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के, आप बताना। जीडीपी ग्रोथ ना, जीडीपी ग्रोथ की कैसे कर सकता है? ये तो खुद एक मेजर ही है। अगर आपको कि किसी बच्चे के हमने क्लास में परसेंटेज फाइंड आउट कर रही है तो उससे बच्चे का क्लास का इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है, उससे क्या मतलब है? वो तो बस मेजर ही तो है। और बताओ। देखो आपने ठीक बात कही है लेकिन उसका तरीका सही नहीं है। आपने कहा जीडीपी ग्रोथ करता है ना, हमारी कंट्री में कितनी ग्रोथ हो रखी है उसे मेजर करता है, मेजर वर्ड लगाओ यानी उसे नापता है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला लिखो, इट मेजर्स, इट मेजर्स
the the growth of the growth of the economy in previous year. सेकंड लिखो, it reflects it reflects the actual change in the national income of the country in a year. अब मुझे बताओ इस बात का क्या मतलब हुआ? हाँ, कितना चेंज आया है उसे बताते हैं। कहते हैं ना कितना चेंज आ गया हमारी नेशनल इनकम में, उसे बताते हैं, उसे मेजर करते हैं। ग्रोथ नहीं करता, सिर्फ ग्रोथ को मेजर करता है। नेक्स्ट, इट acts as developmental paradox। इसका क्या मतलब हुआ? कितनी डेवलपमेंटल किस राह पे चल रही है, जिस राह पे चल रही है वो सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट मेक्स द क्वांटिटेटिव डेटा it makes the quantitative data comparable। it makes the quantitative data comparable। इसका क्या मतलब हुआ? कंपेयर करते, किससे कंपेयर करते हैं वो इस डेटा को? प्रीवियस ईयर, अपने ही पुराने ईयर से हम इसे कंपेयर करते हैं। और एक नहीं, कई सालों से कर सकते हैं भाई। 2019 में कितना था, 18 में कितना था, 20 में कितना था, 21 में कितना आया है। और उससे क्या होगा, जितने साल में देखिएगा, अगर हमारे इंक्रीज ग्राफ हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ऊपर जा रही है इनकम ग्रोथ, तो वेल एंड गुड। अगर नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है, पता लगाओ, कारण पता लगाओ और उसको रिमूव करो। फाइंडिंग आउट द डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड टेकिंग द करेक्टिव मेजर रिगार्डिंग इट। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट लिखो, it helps in finding out it helps in finding out the weak areas of country so that corrective measures could be taken out to improve those weaknesses to improve those weaknesses
क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, जो गलती हमसे हो रही है, जो कंट्री में गलती है, जो कमी है, जो खामी है, उनको पता लगाया जाए और उनको पता लगाने के बाद उनसे रिलेटेड जो भी हमारे करेक्टिव मेजर्स है उन्हें ले लिया जाए। क्लियर? एक बार मुझे बता दो क्या होता है ये अपनी लैंग्वेज में, नेशनल इनकम। बस, और दो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो कौन से हैं? नहीं 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 नहीं, इसके जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? हाँ, और दूसरा रेजिस्टेंट ऑफ द कंट्री। वेरी गुड। इम्पोर्टेंस तो आप इसके खुद कर लोगे ना? आप लिखो नॉर्मल रेसिस्टेंट, हेडिंग डालो नॉर्मल रेसिस्टेंट या रेसिस्टेंट डाल लो। डाल ली? लिखो a person is said to be a person। हाँ हाँ बाबू, जो भी पॉइंट्स में, ये सारे टॉपिक्स पॉइंट्स में ही होते हैं। A person is said to be the normal resistant of the country, the normal resistant of the country, if the nationality of the person, if the nationality of the person is there, is there in a country, is there in a country। लिख लिया? तो वही मैंने आपको ये पहले बता दिया था, रेसिस्टेंट कौन होते हैं। रेसिस्टेंट हमारे वो लोग होते हैं जिनकी जो नेशनैलिटी होती है हमारी कंट्री में होती है, या जिनकी जो रेजिस्टेंट होते हैं वो हमारी कंट्री के रेजिस्टेंट होते हैं, या जो हमारी कंट्री में जिनकी नेशनैलिटी होती है वो हमारे रेजिस्टेंट होते हैं। समझ गए? अब सेकंड पॉइंट इसका लिखो, रेसिस्टेंट का। सेकंड पॉइंट ऑफ रेसिस्टेंट लिखो, द पर्सन, द पर्सन who even, who even not sustain, not sustain in the country, in the country, comma, whether he lives, whether he lives in other countries also, in other country also, yet, yet he has, he has
a nationality, a nationality of the same country, of the same country, then also, then also he is regarded as, he is regarded as resident of the country, resident of the country. अब जल्दी जल्दी मैंने क्या बोला इसको मुझे एक्सप्लेन करो आप. वेरी समझ गए. अब इसी का ही थोड़ा दूसरा नाम लिख लेते हैं. लिखो काइंड्स ऑफ रेसिस्टेंट, काइंड्स ऑफ रेसिस्टेंट. लिखो देयर आर two kinds of resistant. फर्स्ट लिखो ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट, ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट. और सेकंड लिखो रेसिस्टेंट फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रेसिस्टेंट फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. अब पहला ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट हेडिंग डाल लो. डाल ली. क्या बचा? सेकंड रेसिस्टेंट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इंटरेस्ट INTEREST. लिख लिया. अब पहले हेडिंग डालो ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट. डाल ली. अब पहले मेरी बात सुन लो. ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट वो बंदे होते हैं जो बस एक कंट्री में रहते हैं और किसी कंट्री में रहना मतलब वो 1 साल से ज्यादा प्रीवियस ईयर में उस कंट्री में रहते हैं. अब एक बात बताओ, बुढ़े लोग जो कमाते नहीं है, कई हाउसवाइफ जो कमाती नहीं है और जो छोटे बच्चे जो कमाते नहीं है, क्या उन्हें इंडिया की नेशनैलिटी नहीं मिलेगी? आप बताओ. बिल्कुल मिलेगी. तो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंट एक वो लोग होते हैं जो 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रह रहे हैं, बस रह रहे हैं. उनका मतलब कुछ पैसों पैसों से नहीं है, वो ना ही माइनर है ना ही कुछ है. ओल्ड लोग है, रिटायर हो गए, काम नहीं करते, हाउस वाइफ है, इलिटरेट है, काम नहीं करते, वो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंट कहलाएंगे. और जो सेकंड है रेजिस्टेंट फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, ये वो लोग होते हैं जो एक कंट्री में रहते भी है और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो कुछ कमा के कंट्री को देते भी हैं, जिससे उनका नेशनल इनकम में भागीदारी या कंट्रीब्यूशन होता है. समझ गए? चलो ऑर्डिनरी रेसिस्टेंट में लिख लो. अ पर्सन इज सेड टू बी, अ पर्सन इज सेड टू बी द रेसिस्टेंट ऑफ अ कंट्री, the resistant for of a country if he just reside या he just live, he just live
in the country in the country for past 1 year. For past 1 year. Full stop. It is not a necessary condition. It is not a necessary condition that he may earn also. That he may earn also. Full stop. These includes these includes all the housewives, all the housewives, comma minor, comma children, comma old age persons, and all the illiterate persons. नहीं रहने दो, illiterate मत लिखो, illiterate कोई necessary condition नहीं है, वो अनपढ़ होने के बाद भी अगर किसी और सोर्स से कमा रहे हैं तो भी वो नेशनल इनकम में आएगा, बस यहीं तक ही लिख लेना, ठीक है। अब लिख लो नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, रेजिस्टेंट फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लिख लिया, हेडिंग डाल ली। लिखो अ पर्सन इज सेड टू बी, a person is said to be the resistant with economic interest, the resistant with economic interest if he earns something, if he earns something and contribute his income in national income, in national income of the country, in national income of the country, clear। अब मैं बताओ आपको क्या चीज समझ नहीं आई आज के टॉपिक में, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती आपका नेशनल इनकम का कोई भी बेस छूटे या बेस खराब हो। जल्दी से एक बार स्क्रॉलिंग करके, स्क्रॉलिंग क्या करोगे मतलब अपने नोट्स देख के एक बार बता दो आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया। पक्का, क्योंकि बच्चा और टॉपिक और चैप्टर में कोई डाउट हो नो प्रॉब्लम, वो वहीं तक ही टिके रहेंगे। अगर इस चैप्टर में डाउट होगा ना तो आगे कई चैप्टर आपके बिगड़ जाएंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, घर में जब आप कभी रीड करोगे एक बार रिवीजन कर लेना इनका। एक भी अगर आपको वर्ड भी समझ में आया ना तो कल आके कल के टॉपिक से पहले पूछ लेना, बिकॉज आई वॉन्ट योर ऑल द डाउट्स क्लियर आउट ऑफ दिस चैप्टर राइट हियर ओनली, ठीक है बच्चा। Now what you will do, just send me the notes of it very fast, then I will complete, then I will start your next subject. Okay, bacha, then that's all for today in your economics class.